अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन कोविड-19 जी जेका हीअ टीं लहर आहे इनखे ख़तरनाक करार ॾिनो पियो वञे ऐं चयो पियो वञे त जेको कोरोना वायरस आहे उहो टीं लहर में जेको आहे उहो ख़तरनाक आहे। जॾहिं त अस्पतालुनि में जेके मरीज़ अचनि था, पहिरियां ॾिठो इहो वियो त मरीज़नि जो इलाजु थींदो हो, काफ़ी ठीक बि थींदा विया, पर हाणे जेके अस्पतालुनि में कोरोना वायरस जा मरीज़ अचनि था उहे डायरेक्ट ऑक्सीजन ते हलिया वञनि था ऐं सर्वाइवल जो जेको रेशो आहे उहो बि घटिजंदो पियो वञे। इन जे करे जेके मेडिकल एक्सपर्ट्स आहिनि उनखे हीअ जेका टीं लहर आहे उनखे इंतिहाई ख़तरनाक करार ॾिनो पियो वञे। जेतोणीकि पहिरीं लहर दौरान पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते सिंध सूबे में उनखे टैकिल सुहिणे नमूने सां कयो वियो, आलमी सतह ते बि उनजी साराह कई वई। पर हीअ टीं लहर हिकु तमामु वॾो चैलेंज आहे, न सिर्फ़ु वफ़ाक़ी हुकूमत पर सूबाई हुकूमतुनि खे बि चैलेंज आहे त इनखे कीअं मुंहुं ॾिनो वेंदो। जेतोणीकि हिन कोविड जे करे न सिर्फ़ु स्कूल बंदि आहिनि, ॿारनि जी पढ़ाई मुतासिर आहे ऐं माण्हुनि में ख़ौफ़ ऐं हिरास आहे। जॾहिं त जेके मार्केट आहिनि उन्हनि जी टाइमिंग्स घटाई वयूं आहिनि, बैन सूबाई जेका ट्रांसपोर्ट आहे उनखे पिणु महदूद कयो वियो आहे हिन कोविड जे करे। हाणे दुआई करे सघिजे थी त ऐं रिसर्च ऐं पंहिंजे कोशिशुनि सां ऐं हुकूमती ऐं रियासती इफर्ट्स सां ई इन कोविड खे मुंहुं ॾेई सघिजे थो। अॼु इन ते ॻाल्हाईंदासूं। अॼु मोज़िज़ महिमान पैनलिस्ट जेके आहिनि उनजो मां तारीफ़ कराईंदो हलां तव्हां सां। असांजो पहिरियों महिमान आहे प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, जेको हेम्योपैथेटिक आहे ऐं हर्बल आहे ऐं संदसि जड़ियुनि ॿूटियुनि ते ऐं जेको होम्योपैथी जे शोबे सां तमामु घणी रिसर्च आहे, PhD आहिनि ऐं हुन 15 PhDयूं करायूं आहिनि हर्बल ऐं होम्योपैथी जे शोबे मां। डॉक्टर साहब मां वेलकम चवां थो तव्हांखे। ॿियो असांजो मोज़िज़ महिमान आहे, उनजो पिम्स इस्लामाबाद सां ताल्लुक़ु आहे, डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। मैं वेलकम करता हूँ आपको। प्रोफेसर साहब आपसे मैं शुरुआत करूँगा। कोविड को आप किस तरह देखते हैं, इस कोविड को कैसे टैकल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो आम आदमी है वो आम आदमी जो देहातों में है, शहरों में है, वो उनके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं जिससे वो इस्तेमाल करके इस कोविड को जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और ये प्रोग्राम एक लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसको समझने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का जो लफ्ज़ है वो कोरोना डिजीज़ वायरस 2019 जिसको WHO ने डिक्लेयर किया है कि इट्स अ पेंडेमिक डिजीज़, ये एक बहुत ख़तरनाक वबा के तौर पे फैली हुई है पूरी दुनिया में और तवील हो गई है। और इस वक्त तक जो अमवात का जो रेशो है वो तकरीबन 29 लाख से ऊपर यानी हो चुका है, जबकि उसकी तादाद जो है वो करोड़ों में है। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ है ये तीसरी लहर जो पाकिस्तान में है, एक्चुअली ये बताया जाता है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये एक अपना ही यहाँ का एक न्यू जीनोम है, जो एक रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है यहाँ पर डेवलप हुई है पाकिस्तान में, और उसका रीज़न यही बताया जा रहा है कि हम लोग अभी तक एहतियाती तदाबीर नहीं कर सके, और इस वजह से ये एक और ज़्यादा पैनिक हो रहा है लोगों में। इसके हल के लिए देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो वैक्सीन थी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है और वैक्सीन अवेलेबल की है। अब तक की जो है अभी रिसेंट जो अनाउंसमेंट के मुताबिक वैक्सीन जो है वो 40 साल और उससे ऊपर के लोगों में वो करवाई जा रही है, और ये बड़ा एक खुशाइंद कदम है हुकूमत की तरफ से। लेकिन हुकूमत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकती। हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं कि हम एहतियाती तदाबीर जो हमारे पास SOPs जो डिक्लेयर की गई हैं उसको मनोवन जो है उस पर अमल किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी सोशल डिस्टेंस या जिसको कहते हैं कि फासलाती जो है वो उस अदवार पे उस पे सोचा जाए कि फ़ासले रखे जाएं, जो कि एक डिक्लेयर्ड फ़ासला है, ताकि क्योंकि जब आप कफ़िंग करते हैं या बात करते हैं, बात के दौरान भी हो सकता है कि कोई एक ड्रॉपलेट जो है वो एयर में चला जाए और उसकी वजह से फिर जो है वो फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमें मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोविड से पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं
तो ये 1996 और इसके बाद फिर 2001, 2002, 3 में भी ये आई थी। एक्चुअली 200 से ज़्यादा इसकी स्ट्रेन है जो कोरोना वायरस के नाम से दिया गया, सार्स कोव के नाम से है, सार्स कोव 2। और ये चूँकि पेंडेमिक हो चुका है, पेंडेमिक मीन्स तमाम जो बर्र-ए-आज़म है हमारे वर्ल्ड के तमाम में जो कि ये फैल चुका है, इसलिए इसको पेंडेमिक कहा जाता है। डॉक्टर साहब, इसके फैलने की वजह क्या है? वबाएं वैसे भी आती हैं, खित्ते में महदूद होती हैं, किसी मुल्क रियासत में महदूद होती हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में, मतलब पहले ऐसी वबाएं हैं लेकिन ये कम नज़ीर मिलती है कि रैपिडली पूरी दुनिया में फैल जाए वबा। एक्चुअली बात यह है कि ये वायरस है और अब तक की जो तहकीक है, वैक्सीन के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। जो हमें ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि इसका वैक्सीन ही हल है कि अगर हम वैक्सीनेशन करवा लें। अब आपके सामने है कि पोलियो एक बड़ा ख़तरनाक वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस। अब उसकी भी वैक्सीनेशन करवाई जाती है, लोग अभी भी उस पर बहुत सारी रिजर्वेशन रखते हैं, अल्दो कि वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि उसकी क्या है, लेकिन ये कि हमें जो एहतियाती तदाबीर जो WHO भी देता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, वैक्सीन की आपने बात की है तो डॉक्टर सलीम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का पिम्स में क्या सूरत हाल है कि वैक्सीन अवेलेबल है नहीं? क्योंकि हमें शुरू में ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो लोग जा रहे थे तो वो कुछ शिकायतें भी आ रही। अब पोजीशन वैक्सीन की क्या है? जी सर, देखें, वैक्सीन लगाने का एक तरीक़ेकार है, पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेशेंट्स को 1166 पे अपना जो नेशनल ID कार्ड है, उस जो नंबर दिया गया उस पे भेजना है। उसके बाद उनका एक कोड आ जाता है कि आप इस सेंटर में जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जिन लोगों का वैक्सीनेशन कोड आता है, फिर वो पिम्स में आते हैं, जिनका कोड आता है हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी है या वैक्सीन नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जिनका कोड आता है हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के पे अदम एतमाद वाला मामला भी था। ज़ाहिर है नई चीज़ आती है कोई भी तो लोग सवाल भी उठाते हैं और उनकी जो असलियत है, उनका असर है, सारी चीज़ों पे बातें हुई। आप क्या समझते हैं कि वैक्सीन अभी दुनिया में इस पे एतबार किया जा रहा है या आगे चल के पता चलेगा इसमें ये नुक्स है? देखिए सर, वैक्सीन के हवाले से ये है कि अभी हमारे पास जो वैक्सीन यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है, पिम्स में जो अवेलेबल है, ये चाइनीज़ वैक्सीन है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में लगाई जा रही है। इस वायरस से निपटने के लिए और कोई, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हल नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा। लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमने कोविड के साथ रहना है तो हमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने रोड अबाउट जो हमारे लोग हैं उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वायरस से निपटने के लिए इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है, अभी भी हम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में सारी दुनिया वैक्सीन कर रही है और आगे निकल गई है और आखिरी मराइल में, और हम यहाँ अभी तक अवेयरनेस में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे, बाहर जाएंगे रश एरियाज़ में, तो मास्क भी नहीं पहना होता है, इतने क्लोज लोग होते हैं और फासला भी नहीं होता है। तो क्या समझते हैं इससे मतलब क्या नुकसान हो सकते हैं? एक्चुअली बात फिर भी वही आ जाती है कि जब ये ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये मूव करता है, एयर में मूव करता है, ठीक है, और जब आप फासला नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा कि सांस के ज़रिए से, जैसे वेपर्स की सूरत में, ड्रॉप से भी एक ड्रॉपलेट फॉर्म है। ड्रॉपलेट फॉर्म बहुत ज़्यादा, यानी जब आप स्नीजिंग करते हैं, छींक आती है, या बात करते हुए अगर आपके ड्रॉपलेट एयर में चले जाते हैं तो वो एक जगह पे स्टे की बजाय वो स्टेशनरी उसमें रहता है, मूवमेंट में रहता है। तो होता यही है कि जिस वक्त आप रशी एरिया में जाएंगे तो डेफिनेटली आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके लगने के, इसलिए मास्क नो डाउट के वो पेनिट्रेशन उसकी उसमें वायरस इजीली हो जाता है, पेनिट्रेट करता है, उससे वो प्रोटेक्शन नहीं होती कि वायरस इसमें से क्रॉस करके नहीं जाता। लेकिन कम से कम जो ड्रॉपलेट है उससे स्टॉपेज रहती है, उससे बचाव रहता है इंसान का। और फिर हम आगे चले जाएं कि अगर उसके बाद के जो असरात हैं, फिर आप कहीं ना कहीं लोग भी, हमारे यहाँ भी एक ट्रेडिशन है, अभी भी ट्रेडिशन है कि लोग अभी भी
गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, तो ज़ाहिर है ये हमारे जो अपर लेयर है बॉडी की स्किन पे और हाइड्स पे, इसके ज़ाहिर ये चूँकि ये एक ऐसा यानी कि माइन्यूट है इसकी क्वांटिटी या माइन्यूट लेवल का ये लिविंग, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके ये लिविंग होता है और बाहर ये एक किस्म की मुर्दा हालत में होता है, इसको इनर्ट मटेरियल के तौर पे भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो डीएनए है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो फौरी तौर पे बॉडी में जैसे ही टच करता है तो उसकी अपर जो है वो टेक्सचर से वो इंटर होता है और इंटर होने के बाद डेफिनेटली वो प्रूव हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थी। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, ये बताएं कि अभी पिम्स, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल और आसपास के इलाकों में ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो पिम्स में कोरोना के मुतासिर जो मरीज़ आ रहे हैं तो उसकी उनको ट्रीट करने की, वहाँ उनको एडमिट करने की पोजीशन क्या है? सर ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में आते हैं, इमरजेंसी में उनको देखा जाता है, वहाँ पे डॉक्टर्स दिन रात बैठे हुए हैं, वो पेशेंट वहाँ पेशेंट देखते हैं। अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है तो फिर आइसोलेशन की तरफ उसको रेफ़र किया जाता है। फिर आइसोलेशन सेंटर में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो कोशिश करते हैं जो भी पेशेंट हमारे पास आए हम उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अभी हमारे पास 139 पेशेंट्स बेड्स पे हैं जो कि सारे के सारे ऑक्सीजन पे हैं। तो लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि वो जो प्रॉपर SOPs हैं उनको फॉलो करें, मास्क पहन के रखें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, और बेसिकली SOPs को फॉलो करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात ये नहीं है कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है, बात ये है कि हम कितना एहतियात करते हैं। कि पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि ये नौबत ही ना आए कि अगर हम एहतियात करें तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि मास्क पहनना, एक दूसरों से हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना, कफ करने के बाद या स्नीजिंग करने के बाद टिश्यू से साफ़ करना, ये मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो ये सूरत हाल ही ना पैदा हो, ये नौबत ही नहीं आए कि लोग हॉस्पिटल आए। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो एहतियात करें। जो SOPs हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें बताई गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए ताकि हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही ना पड़े। और बाकी रही बात, अगर कोई ऐसे केसेस हॉस्पिटल में आते हैं तो हम बैठे हुए हैं दिन रात पेशेंट्स की खिदमत के लिए। हमारा पूरा का पूरा स्टाफ हाईलाइट है कि उनकी हम जितनी पॉसिबल हो हेल्प करें और उनका। अच्छा, बेड अवेलेबल हैं या ऑक्सीजन अवेलेबल है? जितने लोग आ रहे हैं अभी एडमिट कितने हैं? बेड पूरे हो गए हैं, कमी है या स्पेयर में बेड्स पड़े हुए हैं? देखिए सर, ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी थी पिम्स हॉस्पिटल की वो पूरी हो चुकी है और इस वक्त बहुत ही कम बेड्स अवेलेबल हैं कि फ़र्दर मरीज़ों को लिया जाए। अच्छा, तो फिर आप क्वारंटीन के लिए उनको क्या मशवरा दे रहे हैं? अगर बेड्स नहीं है, उधर सूरत हाल ये नहीं है, तो क्या उनको मशवरा देते हैं कि घर में ही क्वारंटीन करें या कोई अलग कोई बंदोबस्त करें? सर बेहतर यही है कि वो अपने घर में रहें, आइसोलेट रहें बाकी फैमिली से, कि बाकी फैमिली इफ़ेक्टेड ना हो। तो जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो मैं उनसे अपील करूँगा कि वो आए और वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन के हवाले से सर हमने रिसेंटली पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक हमने रिसर्च कंडक्ट की थी इसकी एफिशिएंसी के हवाले से। इसमें इनिशियली हमने एक 100 लोगों को हमने लिया था, उनमें ज़्यादातर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस शामिल थी। तो हमने फिर उन सब लोगों के जिनकी वैक्सीनेशन हुई थी, उन सब लोगों के हमने खून के नमूने लिए, ब्लड सैंपल्स लिए, फिर हमने उन सैंपल से एंटीबॉडीज़ चेक की। तो 70% लोग जिनको ये वैक्सीनेशन लगी थी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी थी। तो मतलब ये है कि ये वैक्सीन जो है 70% तक एफिशिएंट है कि एंटीबॉडीज़ बनाने में। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और हॉस्पिटल आएँ। जिनका कोड आता है वो हमारा पूरा का पूरा स्टाफ
यहाँ पे बैठा हुआ है आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो आप जिन लोगों सीनियर सिटीजन्स हैं वो ज़रूर यहाँ पे आए। अभी सीनियर सिटीजन्स का चल रहा है वैक्सीनेशन का प्रोसेस, तो आके अपनी वैक्सीनेशन कराएं। और इस वायरस से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो यही है कि हम प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। और साथ में नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हम अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करे और एंटीबॉडीज़ बनाए वायरस के अगेंस्ट। तो फिर हम अगर जब इम्यून हो जाएंगे तो फिर हम इस एलिजिबल हो जाएंगे कि हम इस वायरस का, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, बड़ी आसानी के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है कुरैशी साहब, ये बताएं कि जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं है वैक्सीन तक, वो आपका जो हेम्योपैथिक इलाज है या आप हर्बलिस्ट हैं, तो हर्ब्स कौन से इस्तेमाल करनी चाहिए, या वैक्सीन तक एक्सेस नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया हमारी दो मिसालें हैं। और चाइना में उन्होंने 3 पेटेंट्स इस पे हर्ब्स की बेस पे किए हैं, जो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उन्होंने किए हैं। और मज़े की बात है, उन जो अद्वियाती जो पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं या हर्ब्स जो यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी वही हैं जो हमारे पास भी हैं। फ़र्ज़ करें मुलेठी, वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे मुलेठी एक ऐसा, यानी, और ये जो मुलेठी है ये आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो जोशांदा जो यूज़ करते हैं, जो जोशांदा मिलता है मार्केट में, चाहे वो किसी भी ब्रांड से ले लें, करशी का, हमदर्द का या दूसरी कंपनीज़ के ब्रांड मिलते हैं, तो उनमें मुलेठी भी शामिल है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनकी उसमें मौजूद है वो है एक सोमा कल्पा, एक हमारा यूनानी नेम है उसका, सोमा कल्पा। अच्छा, लेकिन उसको मुकामी तौर पे सोमा कल्पा बूटी कहते हैं, लेकिन यानी अगर आप मार्केट से, हर्बल स्टोर से ख़रीदेंगे, लेकिन जो आम उर्फ़ आम में जो पढ़ा लिखा जो बंदा जो जानता है वो एफिड्रिन के नाम से जाता है, एफिड्रा। और ज़्यादातर आप जो बलगम को ख़ारिज करने, ख़त्म करने और खांसी की जो मुख्तलिफ़ सिरप्स हैं, इवन एलोपैथिक सिरप्स में भी ये दोनों चीज़ें, एफिड्रिन भी मौजूद होती हैं। वो एफिड्रिन का स्कैंडल भी आपने सुना होगा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट था, अल्दो कि उसके देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में या किस मेथड की तरफ जाते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट जो जड़ी बूटी है, जो चाइना की मिसाल आपको मैं दूंगा, आपने सुना होगा कि पिछले दिनों के क्लोरोक्विन को US के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि जी क्लोरोक्विन वो उसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, और FDA शायद वो उसकी अप्रूवल लिस्ट में भी जा रहा था। और देखा जाए तो जो क्लोरोक्विन है वो आइसोलेट किया गया है, सिनकोना ऑफिसिनल, जिसको हम जो एक दरख्त है रेन फॉरेस्ट या ब्राज़ील या उससे कह लें कि वो मौजूद है। उससे पहले जो क्विनिन उसी से दरियाफ्त की गई थी, जो कि मलेरिया के यहाँ पे दरख्त हैं। नहीं, ये सिनकोना तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक और खुशाइंद बात है कि जो मैं जो पैराए में जो बात करना है, मलेथी बताया आपने, बाकी जो लेकिन मैं जो जिस पॉइंट पे या जिस प्लांट पे फोकस करना हूँ, मैं तो एक बैकग्राउंड बता रहा था कि मलेरिया के खिलाफ जो क्लोरोक्विन का वो किया गया, फिर वो उसको सजेस्ट किया गया कि ये उसके ख़िलाफ़ भी, कोविड-19 के ख़िलाफ़ भी है। लेकिन अब जो रिसेंट जो मार्केट में अवेलेबल है आर्टिमिसिनिन, जो कि आर्टिमिजिया एनवा से चाइना ने दरियाफ्त किया था, जिस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था एक डॉक्टर साहिबा को, और वो भी एंटी मलेरियल एजेंट है, जो कि आर्टिमिजिया, जिसको हम उर्फ़ आम में या यूनानी नेम में उसको अफसनतीन रूमी कहते हैं। और अफसनतीन रूमी अगर आप किसी भी पंसार से ले लें तो अफसनतीन या आफरतीन, सिंधी में आफरतीन भी कहते हैं इसको, तो वो अगर आप ले लें तो वो भी मलेरिया के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो चाइना है, चाइनीज़ ने ये 3 प्लांट ऐसे हैं कोविड पे भी इफेक्ट करता है। हाँ, कोविड पे ना सिर्फ इफेक्ट करता है, लेकिन इनके 3 पेटेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें इंजेक्शन तक वो चले गए हैं। फिर अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें तो इंडिया में भी अभी रिसेंट एक रिसर्च पेपर मेरे पास आया था, हमने रिव्यू करने के लिए। उसमें उन्होंने 8-10 मुख्तलिफ हर्ब्स की कॉम्बिनेशन से कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ जो शानदार टाइप जो है वो उसमें दिए थे, और उन्होंने जो है वो उसको ट्रेडमार्क भी कर दिया है और मार्केट में, यानी कि उनकी मार्केट में अवेलेबल है आयुर्वेदिक सिस्टम में।
और उनमें यही है, हल्दी है, मुलेठी है, अदरक है, ये 3 कंपाउंड हैं। और चौथा जो है ये आपका जो अफसनतीन है, और एक और जड़ी बूटी है जिसको हम ग्लू कहते हैं, गिलो बेल कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं इसको, जो टेक्निकली हम उसको कहते हैं टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, बोटेनिकल नेम के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। और ये आम तौर पे ये जो बेल है ये चढ़ी होती है, आजकल बड़े ब्यूटीफुल उसके लिए फ्लावर्स भी निकल रहे हैं, और बड़ा ये कॉर्डेट या हार्ट शेप इसके लीव्स होते हैं। ज़्यादातर ऑर्नामेंटल जितने भी गार्डन ये किन किन इलाकों में होते हैं? तो ये हर जगह, ये हर जगह अवेलेबल है। जहाँ तक मुलेठी की बात है, जहाँ तक अफसनतीन रूमी, वैसे अफसनतीन आर्टिमीजिया की जो स्पीसीज़ हैं वो 20 से ज़्यादा स्पीसीज़ हमारे पाकिस्तान में रिपोर्टेड है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर एजेके में, फिर सवात, लोअर दीर, ये इस एरिया में जहाँ से मेरे पीएचडी स्टूडेंट ने उनको आइडेंटिफाई किया, यहाँ मौजूद है। इसके अलावा ज़ियारत में भी वहाँ पे भी मौजूद है, 1-2 स्पीसीज़ वहाँ की अपनी हैं। तो कहने का मकसद है कि आर्टिमीजिया या आर्टिमीजिनिन एक जेनेरिक कंपाउंड है जो कि इन सब में मौजूद है। और मज़े की बात है कि ज़्यादातर बुखार में और उसमें लोकल लोग उसको उसका कैवे के तौर पे यूज़ करते हैं, उसको डालते हैं पानी में और उसको बॉयल करने के बाद वही देते हैं उसको। वो बुखार को भी दूर करता है, और जिसमें कंजेशन हो, सीने में जकड़न हो, और जिसमें फ्लू हो, इन्फ्लुएंज़ा हो, उस सूरत में ये दी जाती है। तो ये चंद अद्वियात हैं जो मौजूद हैं। अच्छा, जो कवे में आप बात करें तो वो क्या नाम बताएं दोबारा? इसमें एक तो अदरक है, मुलेठी है, अच्छा। और गिलो है, वो इस्तेमाल करते हैं, और सोमा कल्पा जिसका नाम अभी मैंने बताया कि वो यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप आम जोशांदे की बात करें, जो आम जोशांदा है, ये जो आयुर्वेदिक की मैंने बात की, इन्होंने 3 हर्ब्स की एक कॉम्बिनेशन बनाई और उसको डोज डिपेंडेंट उसको तहकीक के बाद उन्होंने रिलीज़ किया है कि ये इफ़ेक्टिव है। जिसमें उनाब हो गया, उनाब जो है ये एक बेर की किस्म है। फिर सपिस्तान कहते हैं जिसको हम लसूड़ा कहते हैं, लसूड़े, ये कॉमन चीज़ है। और इसके बाद इसमें मुलेठी भी शामिल है। तो ये 3-4 कंपाउंड की जो है वो कॉम्बिनेशन के तौर पे जोशांदे के तौर पे अगर लोग ले लें, और अगर उनको किसी को फ्लू है, क्योंकि बात ये है कि हकीम अजमल ख़ान ने जो अपनी किताब हाज़िक है उसमें लिखा है और कि जो फ्लू है असल में है तो ये किस्म फ्लू की किस्म है। और आप जानते ही हैं कि जो नज़ला ज़ुकाम जो ये कंडीशन है ये वायरल है और इसका ट्रीटमेंट वैसे नहीं है, अपना टाइम पूरा करता है, लेकिन हमारे पास उसकी प्रिवेंशन, ये प्रिवेंटिव मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और उसमें जो ये जोशांदा है, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट किया था उसमें मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूँ। अगर आप ब्रेक ले लें, हम बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर सलीम साहब ये बताएं कि अभी जो पिम्स अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रही है, लोग वैक्सीन कराने आ रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अभी वो उस तरह का रश है, बढ़ती जा रही है, या वो हेजिटेशन जो शुरू में थी वो आप महसूस कर रहे हैं अभी भी? शुरू में से बहुत ज़्यादा लोगों को एतमाद आ गया है और बहुत ज़्यादा रश है पिम्स में वैक्सीनेशन के लिए। रोज़ाना हमारे पास 700 से 800 लोग आते हैं और हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। 700 to 800 लोग रोज़ाना हमारे पास आते हैं, और कुछ लोगों को वेट भी करना पड़ता है। फिर जैसे हमारी कैपेसिटी है उस हवाले से हम काम करते हैं। तो लोगों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एतमाद है वैक्सीन के ऊपर, और इसी तरह एतमाद बना रहना चाहिए वैक्सीन के ऊपर। और यही हल है कि हमारे पास कि हम अपनी जो लोग हैं उनको बचाने के लिए उनकी वैक्सीनेशन करें, ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बने और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, तव्हां ॾाढी इम्पोर्टेंट हिकिड़ी अहम ॻाल्हि कयो पिया त छो त वैक्सीन मां जीअं पहिरियां चयो त ज़ाहिर आहे माण्हू लाइ अफोर्डेबल न आहे। हाणे इहे शयूं जेके ॿुधायो था इहे सस्तियूं आहिनि, आम माण्हू जे आम लोगों के अप्रोच में भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आम लोग जो है ना वो पंसार से लेके आके ये यूज़ कर सकते हैं?
इसमें 3 स्टेजेस में, जैसे आपको पता है कि कोरोना के हवाले से 3 स्टेजेस डिक्लेयर्ड हैं। पहली बात तो ये कि प्रिवेंटिव और इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या करता है कि वायरस जो ज़्यादातर अटैक करता है वो गले पे करता है। तो सबसे पहले ये कि आम तौर पे इसको हमें देखना चाहिए कि हमें अपने गले की सफाई और नेज़ल की, ये जो पूरा जो हमारा निज़ाम है, जो अपर रेस्पिरेटरी निज़ाम, जो सांस के ऊपर के जो हिस्से हैं, उनकी सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये स्टेज देखी जाए और उसके लिए ट्रीटमेंट या उसके लिए जो है वो प्रिवेंटिव काशनरी मेजर्स ली जाएं। दूसरा जो देखा जाए कि अगर उस स्टेज से वायरस अगर वो नीचे जाता है तो डायरेक्टली वो हमारे पल्म्यून या हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस और नमूनिया की कैफियत आती है और डेफिनेटली वो ऑक्सीजन की शार्टेज होती है और सांस में बहुत तंगी फील होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हम शुरू में ऐसी चीज़ें लें या ऐसी जब फील करें कि आपको ज़ुकाम और नज़ला और बुखार है, तो उस सूरत में आपको एक तो ये है कि भाप लेनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए और गरारे गार्गल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ फिर मेडिकेशन या ओरल मेडिकेशन की तरफ चले जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो गार्गल की बात करें तो गार्गल के लिए भी मेरे पास एक नुस्खा है, मैं आपसे ज़रूर शेयर कर लेता हूं ताकि आप जो नाजरीन हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि आप लौंग जो है 10 अदद लौंग लें, दारचीनी का सफ़ूफ 1 छोटा चम्मच लें, अजवाइन का 1 छोटा चम्मच लें और नमक। इसको 1 किलो पानी में आपने बॉयल करना है, यानी वो, और उसके ज़रिए से जो फ्यूम निकलते हैं या भाप निकलती है, आप इसका एक सिंपल जो तरीका वो यूज़ कर सकते हैं कि अमूमन तौर पे घरों में भी हम यूज़ करते हैं गोश्त को गलाने और उसके लिए। तो आप ऐसी उसमें जो कंट्रोल्ड किस्म का या जिसकी नेक जो है वो बहुत तंग हो, तो उसमें ये चीज़ें डालें और गर्म पानी से फिर वो उसकी अच्छी तरह भाप लें। और ये कम से कम जब आपको फ़ील हो कि ये मसला है तो आपको 3 से 4 दफ़ा दिन में ये ज़रूर लेना चाहिए। उससे ये होगा कि आपका जो है ये उसकी भाप लेंगे तो आपकी सांस की नालियाँ खुल जाएंगी। अगर आप उसको टिपिकल दूसरी एंगल पे जाएं तो इसमें और ये नहीं कर सकते आप तो 3 किस्म की रोगनियात जो मार्केट में मिलती हैं, जिसमें रोगन दारचीनी है, रोगन लौंग है, तारपीन है, ये आप इनको इक्वल क्वांटिटी में ले लें और इसके 20 कतरे डाल के उससे भी स्टीम ले लें तो आपका काफ़ी हद तक जो ये नेज़ल का और उसका जो गले का वो। और गार्गल के तौर पे भी आप ये जो भाप ले रहे हैं उसका गार्गल भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें नमक भी शामिल है। अगर आप सिंपली लौंग और नमक को ही मिला के अगर उसको गार्गल कर लें तो वो भी बड़ा आपके लिए इफ़ेक्टिव है। अच्छा, आपने ये जो जिक्र किया पंसार पे ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इससे भी अगर हम नीचे आएँ ज़मीनों पे क्या होता है या सब्ज़ी के दुकान पे जाएं तो उससे क्या चीज़ें होती हैं, हम हाँ मेयर्स पे या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या इस तरह का ख़तरा कम करने के लिए जो चीज़ें होती हैं। पहले सलीम साहब के पास जाते हैं। सलीम साहब ये बताएं कि अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स क्या डॉक्टर साहबान के साथ, इंतज़ामिया के साथ वो फ्रेंडली हैं? क्योंकि पहले तो बड़ी शिकायतें आती थी, टीवी पे आके वो कहते थे भाई ताउन नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे, क्योंकि नई नई बात थी, उनको पता भी नहीं था। अब थोड़ी अवेयरनेस भी हो गई है। जो प्रेशर था डॉक्टर्स और हॉस्पिटल इंतज़ामिया पे, वो अभी भी मौजूद है या अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है? प्रेशर की बात है वो पहले से अब ज़्यादा है, क्योंकि पहले से अब मरीज़ कई गुना ज़्यादा पिम्स में आते हैं कोविड के केसेस। तो लोगों का जो बिहेवियर है अच्छा भी है। कुछ लोग हम उनको कहते हैं कि जो तरीक़ेकार है उनको फॉलो करें, उनको लाइन पे बैठना होता है, तो लोग चाहते हैं कि उनका काम जल्दी जल्दी हो। फिर हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, जो जिस तरह चीज़ें होनी चाहिए आप प्रोटोकॉल या प्रोसीजर को फॉलो करें, फिर हम आपको ये जो भी हेल्प हो सके ट्रीटमेंट है हम कर सकते हैं। तो लोग पैनिक कर जाते हैं, उनको वेट करने में थोड़ा सा वो कहते हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी हो। तो लोगों की प्रॉब्लम से डेफिनेटली हमारे पास स्टाफ जो है वो तो हम बैठे ही इसीलिए कि लोगों की हम हेल्प करें। लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। ठीक है कुरैशी साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आम लोगों के लिए आपने पंसार की चीज़ें जाके वो कर सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है उनको।
बाकी चीज़ें पंसार से हट के, जो पंसार के दुकान पे भी नहीं जा सकता लेकिन डेली सब्ज़ी के दुकान पे जाता है, या जो देहातों खेतों में वो डेली ज़मीन पे जाता है, उनकी अपनी सब्जियां और अपने फसल हैं, तो उनसे कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं? अगर आप सब्जियों की तरफ जाएं तो एक सब्ज़ी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, और उसकी अलामात भी वो होम्योपैथिक में भी उसकी मेडिसिन बनती है, उसको हम कहते हैं एलियम सीपा, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको प्याज कहते हैं या सिंधी में बसर कहते हैं। और गुज़िश्ता दिनों भी एक किसी डॉक्टर साहब ने भी शेयर की थी, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इस किस्म की जो वेजिटेबल हैं या सब्जी, वो कच्चा खाना चाहिए, कच्चा खाने का, क्योंकि वो कच्चा खाने का है और आपको वो लेना चाहिए। उसमें ये है कि इसमें बायोटीन, विटामिन, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं। यूँ समझें कि अगर एहतियात करना हो तो रेगुलर यूज़ करें, जिस तरह सैलेड में होता है। अगर इफ़ेक्ट है कोविड-19 से तो वो अपनी असल में थ्रेट को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, तो स्ट्रेस की वजह से ज़ाहिर है हमारे नर्व्स पे काफ़ी बोझ पड़ जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये है कि विटामिन जो सी है, विटामिन ए है, ये दो जिन सब्जियों और फलों में मौजूद हैं उसको हमें एक्सेस यूज़ करना चाहिए, जिसको ज़्यादा और सबसे पहले तो जो लेमन है, जिसको हम लीमू कहते हैं या लीमो, सिंधी में लीमो कहते हैं, तो लेमन का जो इस्तेमाल है इसमें वैसे भी जो चाइनीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो भी यही है कि उन्होंने कंटिन्यूसली लेमन और लाइम के तौर पे यूज़ किया है कि लेमन का पानी और शहद मिला के, शहद और लीमू, इसका इस्तेमाल अर्ली मॉर्निंग से भी कर सकते हैं। एक देहाती आदमी है, उसको कोरोना है या एहतियात करना चाह रहा है, अगर खेत में जाता है तो वहाँ लेमन, प्याज के अलावा क्या चीज़ हो जो वो ले सकते? वैसे भी जिसमें तुर्श किस्म का जो टेस्ट आता हो, खट्टी चीज़ें जिसमें खट्टी से मुराद प्रोसेस्ड फूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या मैं अचार या उसकी बात नहीं करूँगा। जो फ्रूट्स में है वो जितने भी विटामिन सी आपको इसमें अमरूद में भी मिलता है। फिर सिट्रस में तो ये रिच सोर्स है विटामिन सी। इवन जो आपकी जो सब्ज़ प्याज है और ये सब्ज़ मिर्च है जिसको हम लेते हैं आमतौर पे, इसमें भी मौजूद है, विटामिन ए भी इसमें मौजूद है। तो बहुत सारे ये जो जितने भी हर्ब्स हैं, ये जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, इनको हम सिवाय शकील चीज़ों के, जैसे आलू है उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो हाजमे के निज़ाम पे असर करता है, जिस वक्त ये जो जितने भी ग्रीन जो वेजिटेबल हैं इसमें बीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हमें। और इसमें एक डेली रिक्वायरमेंट है जो मैंने पढ़ी है कि 2 कप जो है एटलीस्ट फ्रूट लेना चाहिए आपको डेली कोविड की सूरत में। 2.5 कप जो है आपको वेजिटेबल लेना चाहिए। 180 ग्राम जो है वो आपको सीरियल या ग्रेन या आटे की सूरत में वो लेना चाहिए। 160 ग्राम में मीट और बीन्स हैं, और मीट में ज़्यादा फ़िश कर सकते हैं आप। चिकन भी आप जो हमारी देसी चिकन है वो यूज़ किया जाए, दूसरे ना किया जाए। नट्स का इस्तेमाल किया जाए और पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। एटलीस्ट 2 लीटर पानी जो है वो हमें कंटिन्यूसली पीना चाहिए, और उसको भी गर्म पानी दिया जाए तो ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो था ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।